गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग आव्यूह का गुणनफल पढ़ेंगे। आव्यूह का गुणनफल कैसे करते हैं और किस परिस्थितियों में हम आव्यूह का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आव्यूह ए m क्रॉस n कोटि का हो तथा आव्यूह b n क्रॉस p कोटि का हो, तो जो आव्यूहों का गुणनफल ए बी होता है वह m क्रॉस p कोटि का होता है। ठीक है, फिर ध्यान सुन लीजिए। यदि आव्यूह ए जो है वह m क्रॉस n कोटि का हो तथा आव्यूह b n क्रॉस p कोटि का हो, तो आव्यूहों का गुणनफल ए बी m क्रॉस p कोटि का होता है। अर्थात ए बी ए इंटू बी ज्ञात करना हो तो ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो तो गुणनफल ए बी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह पंक्तियों की संख्या होती है, यह स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणनफल ए बी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आव्यूह ए व बी का गुणनफल ए बी अनुरूप कहे जाते हैं। ए और बी का गुणनफल संभव ज्ञात हो सकता है या ज्ञात करना संभव है। इसके लिए शर्त यह है कि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अर्थात यदि हमें आव्यूह ए का आव्यूह बी में गुणा करना हो तो आव्यूह ए में पंक्ति स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखें, यदि आव्यूह ए व बी का गुणनफल संभव हो, अर्थात ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो गुणनफल ए बी ज्ञात करने की विधि गुणनफल ए बी ज्ञात करने की विधि क्या होता है? तो ए के प्रथम पंक्ति तथा बी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, आव्यूह ए के प्रथम पंक्ति तथा आव्यूह बी के प्रथम स्तंभ के, मतलब पंक्तियों का गुणा स्तंभ में होता है, रो का गुणा कॉलम में होता है। तो आव्यूह ए के प्रथम पंक्ति तथा बी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं, जो गुणनफल ए बी के प्रथम पंक्ति का पहला अवयव कहलाता है। ठीक है, आगे उसी प्रकार आव्यूह ए के प्रथम पंक्ति तथा आव्यूह बी के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों का गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं, जो गुणनफल ए बी के प्रथम पंक्ति का दूसरा अवयव कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आव्यूह ए के प्रथम पंक्ति तो नहीं बदल देंगे, लेकिन आव्यूह बी के दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करते हैं और गुणनफल का योगफल ज्ञात करते हैं, जो ए बी के पहले पंक्ति का दूसरा अवयव होता है। उसी प्रकार हम आव्यूह ए के प्रथम पंक्ति का आव्यूह बी के तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करते हैं, फिर चौथे स्तंभ के साथ गुणा करते हैं अगर है तो। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग आव्यूह ए के द्वितीय पंक्ति का गुणा आव्यूह बी के पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ क्रमशः कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आव्यूह ए के प्रत्येक पंक्ति का आव्यूह बी के प्रत्येक स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणनफल का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, जो गुणनफल ए बी का अवयव कहलाता है। ठीक है, आव्यूह ए के प्रत्येक पंक्ति का गुणा आव्यूह बी के प्रत्येक स्तंभ के साथ करते हैं और उसका योगफल ज्ञात करते हैं, जो गुणनफल ए बी के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देखें, यदि आव्यूह ए द्वितीय कोटि का है अर्थात 2 क्रॉस 2 कोटि का है, इस पहले पंक्ति में है ए बी और दूसरे पंक्ति में सी डी, तथा आव्यूह बी है यह 2 क्रॉस 2 का है, अर्थात पहले पंक्ति में 1 2 और दूसरे पंक्ति में 3 4 हो, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी का मान ज्ञात करने के लिए आव्यूहों का गुणनफल ए बी। ठीक है, तो पहले हम ए को लिखेंगे और ए का क्रम है 2 क्रॉस 2 इंटू बी का क्रम भी है 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि आव्यूह ए की स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो ए इंटू बी ज्ञात कर सकते हैं, जिसका क्रम होगा 2 इंटू 2। अतः यह भी ज्ञात करना संभव है, अर्थात ए इंटू बी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनफल ए बी ज्ञात करना, तो ए इंटू बी बराबर ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुटअप कर दिए, अब बी की वैल्यू भी यहाँ, ए की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू यहाँ से हमने पुटअप कर लिया। ठीक है, ए इंटू बी की वैल्यू रखें।
अब हम क्या करेंगे, आव्यूह ए के पहले पंक्ति का गुणा आव्यूह बी के पहले स्तंभ फिर दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे। ठीक है, तो ए का गुणा ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 3, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 3। अब यहाँ से यह स्तंभ बदलेगा, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा यह, तो पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ ए इंटू 2 प्लस बी इंटू 4। अब इसके बाद यहाँ पे कोई तीसरा स्तंभ तो नहीं है, अतः अब यहाँ से स्तंभ नहीं चेंज होगा, बल्कि यहाँ से पंक्ति ही चेंज हो जाएगा। अब दूसरे पंक्ति का गुणा आव्यूह ए के दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ फिर दूसरे स्तंभ के साथ होगा। ठीक है, तो सी इंटू 1 और डी इंटू 3, तो सी इंटू 1 प्लस डी इंटू 3। यहाँ पर सी इंटू 2 प्लस डी इंटू 4, सी इंटू 2 प्लस डी इंटू 4। इस प्रकार से हम लोग याद करके अब इसका योगफल याद कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आव्यूहों के गुणनफल के प्रगुण, जो आव्यूहों के गुणनफल है उनके प्रगुण हम देखेंगे। पहला है आव्यूहों का गुणनफल समांतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जो आव्यूहों का गुणनफल हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है, चाहे ए इंटू बी ज्ञात करो चाहे बी इंटू सी ज्ञात करो, उसमें क्या होता है कि आव्यूहों का जो गुणनफल होता है वह सामान्यतया, ठीक है, सदैव नहीं कभी कभी सामान्यतया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अर्थात ए इंटू बी डज नॉट इक्वल बी इंटू ए। ठीक है, अगर ए इंटू बी का मान ज्ञात किए हैं तो वह बी इंटू ए के बराबर नहीं हो सकता, सामान्यतया, कभी कभी हो भी सकता है। ठीक है, तो सामान्यतः यह नहीं होता है कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए हो। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर ए इंटू बी ज्ञात करना संभव है तो यह ज़रूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी ज्ञात हम कर ही सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ए इंटू बी तो हम ज्ञात कर लेते हैं बट बी इंटू ए ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग ये देखा कि आव्यूहों का जो गुणनफल होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात ए इंटू बी डज नॉट इक्वल बी इंटू ए। दूसरा, आव्यूहों के गुणनफल का साहचर्य नियम। ठीक है, जो आव्यूहों का गुणनफल है वह साहचर्य नियम का पालन करता है। जो आव्यूहों का गुणनफल है वह साहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, इस नियम का पालन करता है। आगे देखिए हम लोग, आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। जो आव्यूहों का गुणनफल होता है वह वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। ठीक है, तो आव्यूहों के जो गुणनफल के प्रगुण हैं वह इस प्रकार है कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता बट साहचर्य और वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है।